वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा आता है। इसमें जो लिवेबल सिटीज़ हैं उनको टॉप रैंक दी जाती है, जो कम लिवेबल हैं यानी कि जो रहने योग्य कम है उनको नीचे की रैंक दी जाती है। तो वियना ऑस्ट्रिया ये मोस्ट लिवेबल इनके द्वारा बताया गया है। फिर कोपेनहेगन डेनमार्क में सेकंड पर, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का शहर इसको थर्ड पर रखा है। और भारत के शहर जैसे इसको 141वें स्थान पर न्यू दिल्ली को, चेन्नई को 144वें पर, 147 पर अहमदाबाद को, 148 पर बेंगलुरु को। यही शहर ज़्यादातर भारत के शामिल होते हैं लिवेबल सिटीज़ की लिस्ट में। आप इसमें टॉप 2 जरूर ध्यान रखिएगा और भारत के कौन से शहर शामिल हैं ध्यान रखिएगा। रैंकिंग चाहे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। हैंडले का नया पासपोर्ट इंडेक्स आ चुका है, अपडेटेड वाला। ये एक बार जुलाई में अपडेट करते हैं और एक बार जनवरी में अपडेट करते हैं। तो जुलाई अपडेट के अनुसार पासपोर्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है सिंगापुर, फिर सेकंड पर जर्मनी और इटली और स्पेन, तीनों संयुक्त रूप से हैं। थर्ड पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, जापान है और अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है। भारत का स्थान इसमें 80वां है, टोगो और सेनेगल के साथ। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑफ ईयर 2023। कॉर्डेंज कॉर्पोरेशन के द्वारा बताया गया है कि ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में अजय पाल सिंह बंगा को 4th स्थान पर रखा गया है, जो कि न्यूली अपॉइंटेड विश्व बैंक के चेयरपर्सन या फिर अध्यक्ष हैं। चेयरमैन नहीं, एक्चुअली अध्यक्ष को वर्ल्ड बैंक में प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है अजय पाल सिंह बंगा। 35 लोगों की सूची में अजय पाल सिंह बंगा को 4th पर रखा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क और डब्लिन यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा जारी की गई है। इसमें टॉप पर है फिनलैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में, सेकंड पर स्वीडन है, फिर थर्ड पर डेनमार्क है। भारत का स्थान इसमें है 112वां। ठीक है, 112वां। इंडिया की रैंक 121वीं थी 2022 में। इंडिया की रैंक थोड़ी सुधरी है, अब 112 नंबर पर आ चुका है इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 में। अब आप कुछ लोग पूछते हैं कि पड़ोसी देशों की रैंकिंग ध्यान रखनी है कि नहीं रखनी है। आप ये ध्यान रखिए कि कौन भारत से आगे कौन भारत से पीछे है। जैसे अगर हम देखें बांग्लादेश की रैंक अच्छी है भारत से, नेपाल की भी रैंक अच्छी है, श्रीलंका की भी अच्छी है, चाइना की भी, भूटान की भी। बस पाकिस्तान की रैंक भारत से खराब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में। उसके बाद आ जाते हैं 17th ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये शांति सूचकांक आ चुका है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाता है। भारत का स्थान इस बार 126वां है। ठीक है, भारत का स्थान 135वां था 2022 में। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर थोड़ी सुधरी है। भारत की रैंक है 126वीं। और सब सर्वाधिक जो है शांति वाले राष्ट्र कौन से हैं? टॉप पर आइसलैंड, फिर सेकंड पर डेनमार्क, फिर थर्ड पर आयरलैंड। तो आइसलैंड जो है ये शांति सूचकांक में टॉप पर है और फिनलैंड आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में टॉप पर है। विश्व में सर्वाधिक शांति वाला क्षेत्र कौन सा है? यूरोप का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूरोप। मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड, यूरोप। लीस्ट पीसफुल कंट्री कौन है? अफगानिस्तान, इनके हिसाब से ऑब्वियसली। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग ये आई है ग्लोबल फायर पावर के मामले में। ग्लोबल फायर पावर के मामले में टॉप पर है अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर भारत। भारत जनरली 4th पर ही आता है इन तीनों के बाद। तो भारत जो फायर पावर की रैंकिंग में 4th पर है। इसके बाद आ जाते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक पर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स WEF का जो आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, काफ़ी जरूरी इंडेक्स ये भी होता है। तो भारत को रैंक इसमें दिया गया है 67वां, 67th। 120 कंट्रीज में से भारत की रैंक है 67वीं। टॉप पर स्वीडन है इसमें, सेकंड पर डेनमार्क है, थर्ड पर नॉर्वे है। टॉप इसमें ध्यान रखिएगा एटलीस्ट। और भारत की रैंक इसमें 67th है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। थर्ड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2022 की आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें पहले तो राज्यों को कैटेगरी वाइज रखा है कि बड़े राज्य हैं, तटीय राज्य हैं, फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर स्थलबद्ध राज्य हैं, फिर पहाड़ी या हिमालयी श्रेणी में आने वाले राज्य हैं, और वैसे ओवरऑल रैंकिंग भी दी गई है। इसमें 4 पिलर्स का यूज़ किया गया है। नीति स्तंभ, ठीक है, यानी कि पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, और निर्यात प्रदर्शन। तो इसमें अगर आप देखें तो बड़े या तटीय राज्यों में टॉप पर है तमिलनाडु इसमें, और केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप पर है, और या फिर छोटे राज्यों में टॉप पर है गोवा, फिर सेकंड पर जम्मू है। स्थलबद्ध की श्रेणी में टॉप पर है हरियाणा, और स्थलबद्ध में उत्तर प्रदेश आता है। तो उत्तर प्रदेश स्थलबद्ध के मामले में यानी लैंड लॉक्ड स्टेट के मामले में थर्ड पर है। और पहाड़ी और हिमालय श्रेणी में टॉप पर है उत्तराखंड। 100 में से उत्तराखंड को स्कोर मिला है 59.13। ठीक, उत्तर प्रदेश जो है किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश ओवरऑल जो है 7वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का स्कोर है 61.13। गौतम बुद्ध नगर जिले ने देश के शीर्ष 9 निर्यात जिलों में से 9वां स्थान हासिल किया है। टॉप एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में से 9th पर है। टॉप 10 एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट में से 9th पर गौतम बुद्ध नगर है। 2021 में उत्तर प्रदेश को 6ठे स्थान पर रखा गया था एक्सपोर्ट के मामले में।
और उत्तर प्रदेश इस समय ओवरऑल मतलब इस वाली रैंकिंग में, लेटेस्ट रैंकिंग में 7th पर आ चुका है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पूर्ण निर्यात व्यापार मूल्य के मामले में देश में कुल मिलाकर 5वें स्थान पर है, ओवरऑल रैंक इसकी 7वीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, ये बहुत जरूरी है, ये आपके एग्जाम में आना ही आना है, ध्यान रखिए। ठीक, नीति आयोग के जितने भी इंडेक्स होते हैं वो आते ही हैं एग्जाम में। फिर टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है, तो उसमें भी तमिलनाडु टॉप पर है। फिर सेकंड पर उत्तर प्रदेश है, ये बहुत जरूरी है, ये पॉइंट आप मेंस में भी मेंशन कर सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट में, या फिर उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है भारत के विकास में, तब ये आंकड़े आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में भी। फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट और ASK प्राइवेट वेल्थ के द्वारा। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले 3 भारतीय शहर हैं, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। और भारतीय यूनिकॉर्न के मुख्यालय जो विदेशों में है, अमेरिका में भारतीय यूनिकॉर्न के हेडक्वार्टर सबसे ज़्यादा हैं, फिर सिंगापुर में, फिर UK में। ठीक है, इतना ही आंकड़ा यहाँ पे जरूरी है। फिर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो कि अंकटाड के द्वारा जारी की जाती आ चुकी है, उसमें कई बार यही पूछ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो अंकटाड। रिपोर्ट की थीम है इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इसमें बताया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के मामले में, यानी कि सबसे ज़्यादा FDI अट्रैक्ट करने वाले शीर्ष 3 राष्ट्र कौन से हैं। अमेरिका सबसे पहले, फिर चाइना, फिर सिंगापुर, 8वें स्थान पर भारत है। तो भारत FDI इनफ्लो के मामले में 8th पर है ओवरऑल, और FDI आउटफ्लो के मामले में मतलब इंडिया जो है 25वें स्थान पर है। ठीक, वर्ल्ड रिचेस्ट सिटीज़ की लिस्ट आई है हैंडले पार्टनर्स के द्वारा। रिचेस्ट सिटी बताया गया न्यूयॉर्क को, फिर टोक्यो को और लंदन को 4th पर। रिचेस्ट सिटीज़ की लिस्ट में सबसे अच्छी रैंक मुंबई की है, पूरे विश्व में 21वें स्थान पर है। बस इतना ही जरूरी है। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज की लेटेस्ट लिस्ट में रिलायंस टॉप पर है, HDFC सेकंड पर है, TCS 3rd पे है। इसके बाद ट्रेड इन सर्विसेज फॉर ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, यही ध्यान रखिए, ट्रेड इन सर्विसेज ग्रोथ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 देशों की अर्थव्यवस्था मेजर सर्विसेज एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के रूप में उभरी है। 4थे स्थान पर इंडिया है, 1st पर चाइना है, 2nd पर हांगकांग है। सर्विस प्रोवाइडर्स इकोनॉमी की ये सूची है। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये आ चुका है 2023 का, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP का और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इन लोगों ने दिए हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि 415 मिलियन लोग जो हैं भारत से 15 वर्षों में पॉवर्टी से बाहर आए हैं, गरीबी रेखा से 415 मिलियन लोग बाहर आए हैं भारत में 2005-6 की तुलना में, अगर हम 2019 से 21 के बीच तुलना करें तो। इसमें आंकड़ा दिया गया है कि 2005-6 में अगर हम देखें तो कितने गरीब लोग भारत में हुआ करते थे, 64.5 करोड़ गरीब हुआ करते थे। 15-16 में ये संख्या पहुंच गई 37 करोड़, गरीब कम हुए, और अब भारत में गरीब लोग रह गए हैं, मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग रह गए हैं, यानी बहुआयामी रूप से गरीब लोग रह गए हैं 23 करोड़। तो ये आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने एक सूची जारी की थी कि भारत में जितने 4001 सिटिंग विधायक जो इस समय है, उसमें 44% जो हैं ये हत्या, बलात्कार आदि मामलों के आरोपों में जो है मतलब ट्रायल फेस कर रहे हैं हमारे विधायक, लेजिस्लेटर्स, MLA। ध्यान रखिएगा यहाँ पर MLAs की बात हो रही है। तो सारे स्टेट्स यूटीज़ में अगर हम देखें 4001 विधायकों में से करीब मतलब 44% नेता हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर मामलों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जो लेजिस्लेटर्स हैं उनको अगर काउंट करके 4033 विधायकों में से 4001 को शामिल किया गया था इस सर्वे में, और केरल से सर्वाधिक 70% विधायकों के खिलाफ केस दर्ज है, ये इसमें आया था। GDP पर गोल्डमैन सैक्स ने अपना एक रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा है कि 2075 तक भारत की GDP पार कर जाएगी किसको, अमेरिका को, और केवल चाइना भारत से आगे रहेगा। तो चाइना इनका मानना है आगे निकल जाएगा 1st पर, इंडिया आ जाएगा 2nd पर, और अमेरिका जो है 3rd पर जा सकता है 2075 तक। तो लॉन्ग टर्म इन्होंने बताया है GDP के मामले में भारत अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। सेकंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग का भी आ चुका है। एक्चुअली अभी मैंने जो गरीबी के आंकड़े बताए थे भारत में 2005-6 में, 2015-16 में और 2019-21 के बीच, वो आंकड़े जो है ये नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आए थे, जो है ध्यान रखिएगा। UNDP के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं आए थे। ठीक है, वहाँ पे करेक्शन करेंगे, वो जो बाद में बताना था मैंने पहले ही बता दिया आपको। ये जो आंकड़े हैं ये ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में नहीं आए थे, ये इंडिया के नीति आयोग द्वारा बताए गए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये आंकड़े आए थे। तो ये यहाँ से हटा करके आप यहाँ समझिए कि यहाँ बताए गए हैं। तो नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो आंकड़े मैंने बताया वो तो है ही, साथ ही इसमें बताया गया है कि 2015-16 से 19-21 के बीच
नंबर ऑफ पर्सन जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में निवास कर रहे थे उनमें कमी आई है। ठीक है, 24.85% भारत की आबादी 2015-16 में मल्टी डायमेंशनली पुअर थी। अब भारत की आबादी कुल 14.96% मल्टी डायमेंशनली पुअर रह गई है। और सर्वाधिक लोग जो गरीबी के इंसिडेंट से बाहर आए हैं उनमें से टॉप पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोग इस अवधि में 15-16 से लेकर 19-21 के बीच गरीबी से बाहर आए हैं। आप सोच रहे होंगे 19-20 लिखना चाहिए, इसमें 21 क्यों लिखा? कोविड का ईयर इसमें काउंट नहीं कर रहे हैं। गरीबी रेखा से सबसे अधिक लोग जो उभरे हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, और फिर इसमें आता है बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर ओडिशा और फिर राजस्थान। अगर परसेंटेज वाइज देखें, सर्वाधिक लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं वो कहाँ पे देखने को मिला है? बिहार में। 5वां सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल बिजनेस फैसिलिटेशन, ये यूएनएसकैप के द्वारा किया गया था। इसमें कहा गया कि भारत कागज रहित व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में 100% का स्कोर हासिल करता है। इनकी रिपोर्ट में भारत दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया क्षेत्र के सभी देशों में से सर्वाधिक प्रदर्शन करने वाला देश भी बन चुका है। भारत के मौसम विभाग ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक हीट इंडेक्स जारी किया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। इसमें इंडेक्स बताता है कि कहाँ पर जो है हीट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, काफ़ी सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करके। सफायर जुबली, यहाँ पर फर्स्ट जीएसआई सर्वे जो सियाचिन ग्लेशियर का किया गया था उसको मनाया गया। सफायर जुबली का मतलब होता है 60 साल पूरे होना। एक्चुअली 65 होता है, अगर 1958 से कैलकुलेट करें तो 65 साल हो गए, जिसको सफायर जुबली कहा जाता है। तो 65 साल पहले सियाचिन ग्लेशियर का जीएसआई सर्वे किया गया था, और इसमें कहा गया था कि जो क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान के नियंत्रण में ग्लेशियर है, शुरुआत से ऐसा नहीं है।